Hello friends, good evening. I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep, and here again I am with you with newspaper readings for Wednesday 22nd April 2021. So gentlemen, as I always suggest, the newspaper readings generally which is available in Himachal Pradesh is Divya Himachal and Indian Express. और आपको पता है कि इसमें बहुत सी बार जो है एवरीडे कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता रहता है या कई बार क्वेश्चन नहीं आता है जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए मेरा ये कोशिश रहता है कि जो भी मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कोई भी आपसे छूटे नहीं और मैक्सिमम जो है आप लोग स्कोर करें इस एग्ज़ाम्स को और आराम से क्वालिफाई करें। तो आज की जो न्यूज़पेपर थी 22 अप्रैल 2021 की, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वो देखो, पहला पहला जो इसमें जो हेडलाइंस है, एक दिलकश मौसम में भी सैरगाहें वीरान, दिव्य हिमाचल में एक आर्टिकल है। इसमें हमें देखो एक एक इसमें एक हेडलाइंस आई हुई है कि दिलकश मौसम में भी सैरगाहें वीरान, मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का भी जो है, कोरोना का कहर सब जगह फैला हुआ है और उसकी वजह से हिमाचल एक जो है पर्यटन वाला राज्य है जहाँ पे मैक्सिमम जो टूरिस्ट आते हैं और यहाँ टूरिज़्म से हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ग्रो करती है। और इसमें बताया गया है कि जीडीपी में जो जीडीपी में जो टूरिज़्म का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 7%। तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपको हिमाचल की हिमाचल का टूरिज्म में जीडीपी की परसेंटेज क्या है, तो इट इज़ आपको आंसर होना चाहिए 7%। ठीक है, तो 7% जो है जीडीपी का जो जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 7% फ्रॉम टूरिज़्म। और जैसा कि आप जानते हैं कि टूरिज़्म जो अभी कोरोना काल में बहुत बैडली हिट है, तो उसकी वजह से ये जो है इससे जो है हमारे जो रेवेन्यू है और उसमें जो अदर सेक्टर्स हैं, इसमें आपको पता है कि जो टूरिज़्म सेक्टर रहता है वो दूसरे सेक्टर से भी जुड़ा रहता है और अगर एक सेक्टर हिट होता है तो उसी के जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो दूसरे सेक्टर्स में भी पड़ते हैं। तो इससे जैसे जो टूरिज़्म का ट्रांसपोर्ट में पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का फिर एम्प्लॉयमेंट में पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर में पड़ेगा, एग्रीकल्चर का किसी दूसरी जगह पड़ेगा, उसी तरह जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में पड़ेगा और इस तरह जो एक एक सेक्टर में इसका फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखिए कि 7% जीडीपी में टूरिज़्म का टोटल कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन इस ऐसे में जो है आप इसको ऐसे में या कोई जैसा क्वेश्चन आता है आपको पेपर 3 में, तो इसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से ये सब चीज़ें या ये सब हालत जो हुई थी सब सेक्टर्स की, जिससे जीडीपी की ग्रोथ में भी कमी आई थी। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा जो न्यूज़ है वो देखो एक और है, अप्रैल में दिसंबर जैसे ठिठुरन। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो क्लाइमेट चेंज जो है, सबको पता है क्लाइमेट चेंज जो दुनिया भर में है, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है कि जो सभी सभी जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज इशू। और अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका जो अभी रिसेंटली जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि नेट जीरो एमिशन, जिससे कि जो 2050 तक जो टारगेट है वो नेट जीरो जो एमिशन है, नेट जीरो एमिशन टारगेट से उनको जो क्या है कि 2050 तक जो एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है वो जो है उनको ज़ीरो करनी है। तो उससे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आपको देखो अप्रैल में दिसंबर जैसे ट्यूटोरियल, मतलब अप्रैल में ही आपको हालत मिल रही है दिसंबर जैसी। तो क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जैसे आपको पता है कि इरेटिक रेनफॉल हो गया, उसमें ड्राउट्स हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, और चेंज इन वेदर पैटर्न हो गया,
ये सब जो इसके इफ़ेक्ट हैं, इवन अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्ली फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है, इवन रेनफॉल्स हो गया, ये सब चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं क्लाइमेट की, जो नेगेटिव पार्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। तो आपको चेंज इन वेदर पैटर्न है, वो जिससे क्या एक्सटिंक्शन ऑफ द एनिमल स्पीसीज हो गया, एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज हो गया, ये सब जो है इसके अलग अलग इसको आप सोशियो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकली और इसमें या उसमें एनवायरमेंटली जो इम्पैक्ट है, ये सब जो क्लाइमेट चेंज के, ये आपको मैक्सिमम पेपर में पक्का कहीं ना कहीं या ऐसे में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे जो है ये जो क्लाइमेट चेंज आपको इम्पेक्ट करती है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जो प्लीज़ इसको क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को जहाँ से भी आपको मिलता है, आप प्लीज़ इसको जहाँ से कुछ भी मटेरियल मिलता है आप प्लीज़ उसको रीड आउट करते रहें। और उससे क्या है कि आपका एक नोट बनाते रहें, जो जब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी टाइप का, तो आप वहाँ पे इसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद अभी जाते हैं अभी नेक्स्ट जो न्यूज़ है, देखो, परमाणु में खुल रही प्रदेश की पहली पुष्प मंडी। ये आपको पक्का किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि हिमाचल की पहली पुष्प मंडी कहाँ पे खुल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पहली पुष्प मंडी है, ये परमाणु में खोली जा रही है। हिमाचल प्रदेश, ये देखो हिमाचल, ये है वो हिमाचल प्रदेश की प्रदेश के पुष्प उत्पादों के लिए परमाणु पुष्प मंडी खुलने जा रही है। उक्त मंडी न केवल उत्तर भारत की पहली, वो हिमाचल की एकमात्र पुष्प मंडी का दर्जा हासिल करेगी। ये आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत की पहली पुष्प मंडी या मतलब फ्लावर मार्केट कहाँ पे खोली जा रही है। तो आपको पता होना चाहिए ये परमाणु में खोली जा रही है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स जो है और जो एरोमेटिक्स प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इवन एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट भी हमारे यहाँ हो जाता है। तो इसको जो ज़रूरत है, प्रॉपर हार्नेसिंग की ज़रूरत है और प्रॉपर इसको डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है और प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और ये सब जो इससे जो एक एम्प्लॉयमेंट में भी हमें जो हेल्प मिलेगी। तो ये सब आपको जो है कनेक्ट करने, जब एक सारे लिंक्स आपको कनेक्ट करने आ जाएंगे तो एक कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पक्का आपको कहीं ना कहीं से आएगा, तो प्लीज़ इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, देखो इधर प्रदेश में एक मैंने किया हुआ है, देखो प्रदेश में अब सिर्फ बछड़ियाँ ही देंगी गौएँ। ये भी एक जो आर्टिकल है बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो बन रहा है, जो पूछा जा सकता है आपसे कि ये देखो कि प्रदेश किसी विश्वविद्यालय के कुलपति का क्या नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर AK चौधरी। हो सकता है चेंज हो जाए, कोई आपका एग्ज़ाम हो जाए, एग्ज़ाम अगर आए कोई और उस टाइम चेंज हो जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रदेश किसी विश्वविद्यालय कुलपति का नाम क्या है। तो आपको पता प्रोफेसर AK चौधरी। और ये कहाँ पे है, ये पालमपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और जो क्वेश्चन बन सकता है वो है, देखो इधर से बुटीको के बारे में। बुटीको आपको पता है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से, लेकिन इन्होंने वूल बहुत अच्छी जो सोल्स और ये बनाती हैं, वुलन प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और कुल्लू से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि बुटीको के संस्थापक का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए बुटीको के संस्थापक का नाम श्री ठाकुर बेदराम जी था, ठीक है, बेदराम जी है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुटीको के संस्थापक का नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर बेदराम जी, ठीक है। और कब उन्होंने स्थापना की थी, उनका जन्म देखो, स्थापना उन्होंने 1944 में ठाकुर बेदराम ने कुछ बुनकरों को संगठित कर कुल्लू में साल पट्टू उद्योग की नई दिशा दी, ठीक है। तो 1944 में उन्होंने बुटीको की स्थापना की थी, ठीक है। नहीं सॉरी, 1954 में ही उन्होंने बुनकरों की हालत सुधारने के लिए बुटीको परिसर में बुनकर आवास का निर्माण किया। तो अब ये होना चाहिए कि 1944 में उन्होंने कुछ बुनकरों के साथ जो है
कुल्लू में साल पटु उद्योग की नई दिशा दी और 24 रुपये की अल्प पूंजी से भूटिको जैसी सहकारी संस्था की नींव रखी। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भूटिको के संस्थापक का नाम और उनके बारे में कुछ बताइए। तो ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और कंपटीशन रिव्यू करके पेज आता है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो आज आए हुए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप जो है प्लीज़ इन सब क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम के हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। जैसे यह है वह सेलुलर शोषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको, ये जितनी भी है, पौधे अपने पोषक तत्वों मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मशरूम क्या है, मशरूम जो है एक कवक होता है, ठीक है। प्लांट और बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। भारत की संविधान आर्थिक योजना कहाँ शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये समवर्ती सूची में, जो कॉन्क्रीट लिस्ट जिसको बोलते हैं, इसमें शामिल है, ठीक है। और एक और जो नई नियुक्ति है, सिडबी के नए चेयरमैन बने हैं शिव सुब्रमण्यम। ये भी आपसे किसी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो आप जो है इसको याद कर लीजिएगा कि IDBI के सिडबी के नए चेयरमैन कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिडबी के चेयरमैन श्री शिव सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो आज की जो इंडियन एक्सप्रेस थी, उसमें कुछ खास आया नहीं है, लेकिन उसमें आपको पता है, जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड का जो है बहुत जगह जो है कोविड ने हमारी कंट्री को बहुत इफ़ेक्ट किया है, इवन इकोनॉमी को इसने बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है। एंड जिसकी वजह से जो है इसका जो अटेंशन है, कहीं से भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कुछ टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कल मैं बता रहा था हाइपोजेमिया, ठीक है। जब ऑक्सीजन की लेवल जो है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल फॉल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोजेमिया। उसी तरह आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो लंग्स के जो पार्ट हैं, जैसे एल्वियोली, तो आपसे पूछा जाता है एल्वियोली जो है कौन से ऑर्गेन का पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि लंग्स के अंदर होता है। ये देखो, इसमें जो द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स इज कॉल्ड एल्वियोली, एक्सपेंड टू कैप्चर दिस ऑक्सीजन विच इज देन ट्रांसफर टू ब्लड वेसल एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रेस्ट ऑफ बॉडी। आपको ये पूछा जा सकता है कि लंग्स में कौन से सेल होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो लंग्स के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लंग्स के जो लंग्स तक जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसमें कौन से सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया में जो दो वैक्सीन बन रही हैं, उनका नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ठीक है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन करके, और इसमें से कोविशील्ड कौन बना रहा है, कोवैक्सीन कौन सा बना रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, वो भी आपको पता, कौन सी इंस्टीट्यूट बना रही है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि स्पुतनिक जो वैक्सीन है कौन सी कंट्री की है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ये न्यूज़ में थी, ये रसिया की मेडिसिन है, ठीक है। रसिया की वैक्सीन है, नॉट मेडिसिन। उसके बाद आपको पता है SpO2 क्या होता है, तो SpO2 इज सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। तो इसकी रेंज क्या है, इन रूम एयर के में कितनी है, 90 to 94, ठीक है। ये आपसे पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑक्सीजन जो जैसे एयर रूम टेम्परेचर होता है, उसे रूम एयर में से SpO2 का लेवल कितना होता है, तो ये होना 90 to 94%। इन मॉडरेट केसेस ऑक्सीजन थेरेपी इज प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, द टारगेट इज टू अचीव 90 to 96% ऑफ SpO2। और जब भी आपको जो कोरोना के जो पेशेंट होते हैं, उनको आप जो है आपका जो टारगेट रहता है 92 से 96% के बीच में, उनमें ऑक्सीजन रहनी चाहिए। SpO2 की जो लेवल है 92 से 96% तक रहना चाहिए। और
जो 88 से लेकर 92% तक, जिनमें COPD करके एक डिसीज़ होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ होती है, उनमें 88 से 92% रहना चाहिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूम एयर में SpO2 का लेवल कितना होता है, तो आपको रेंज कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 90 से 94% तक। और SpO2 का जो थेरेपी है उसमें जो जो टारगेट रहता है ट्रीटमेंट का, वो कितना परसेंट तक टारगेट रहता है, तो आपको पता है 92 से लेकर 96% तक। और उसके बाद एक और है कि HFNO, इसका हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजनेशन। ऐसा होता है कि देखो कुछ लोगों को ऑक्सीजन जो मास्क से दी जाती है, ठीक है, तो मास्क से कई बार क्या है, मास्क की जगह जो है आपको, जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है शरीर में, तो आपको क्या है, एक नेज़ल में एक आपके नाक में एक छोटा सा प्रो 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 सो प्रोंक्स बोलते हैं, प्रो बोलते हैं उसको, छोटा डायरेक्ट जो नाक में सप्लाई जाती है, तो उसको बोलते हैं हाई फ्लो नेजल कैनुला ऑक्सीजन, HFNO। उसके बाद साइलेंट हाइपोक्सिया। साइलेंट हाइपोक्सिया क्या चीज़ है इसमें, ये देखो साइलेंट हाइपोक्सिया। इन साइलेंट हाइपोक्सिया पेशेंट हैव एक्सट्रीमली लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल येट डू नॉट शो साइन ऑफ ब्रीथलेसनेस। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है बहुत ही लो लेवल ऑक्सीजन का ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो होता है, बट उसमें ब्रीथलेसनेस के साइन नहीं होती है। इन पेशेंट विद साइलेंट हाइपोक्सिया द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन आवर ब्लड अदरवाइज नोन एज blood oxygen level is lower than expected compared to other vital sign. Silent hypoxia not usually an early symptom to occur in COVID-19 patient. They frequently arrive at the emergency room for other reasons such as muscle ache, fatigue, fever and cough. Typically, when a patient begin to demonstrate silent hypoxia, they already have other COVID-19 symptom and may be in critical condition. The अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन से, ये आपको किस लिए मैं बता रहा हूँ ये आर्टिकल, क्योंकि आपको पता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और जो कोरोना जो है ये हो सकता है काफ़ी लंबा चले, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन थेरेपी की क्या इम्पोर्टेंस है। और कहीं पे भी आप हॉस्पिटल्स में एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं, कहीं पे भी आप जब आप एज ए कहीं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का SDM काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस क्या है, कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में या इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसकी क्या ज़रूरत है, क्या कितने इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें जो अगर आपको पता होंगी तो यू कैन बिकम ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अभी एक और देखो, इसमें अभी आर्टिकल आया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन रीचेस मेजर क्लाइमेट डील अहेड ऑफ बाइडेन समिट। अभी आप ये जो यूरोप ये एक समिट हुई है इनके, देखो जो जो 2015 का नेट जीरो जो एमिशन है उसके रिलेटेड जो है, ये देखो द यूरोपियन यूनियन रीच अटेंटिव क्लाइमेट, इसमें देखो the European Union reached a tentative climate deal that is intended to make the 27 nation bloc climate neutral by 2050। इन्होंने एक डील आपस में साइन की है पूरे यूरोपियन यूनियन ने कि बाय 2050 तक जो है ये पूरे जो क्लाइमेट न्यूट्रल बन जाएगी, with member state and parliament agreeing on new carbon emission target on the eve of the virtual summit hosted by US President Joe Biden। जो US के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इसके ऊपर जो एक क्लाइमेट चेंज है उसकी एक समिट कर रहे हैं, वर्चुअल समिट कर रहे हैं। उससे पहले ही इन्होंने आपस में एग्री हो गए। मैं इस न्यूज़ को क्यों दिखा रहा हूँ आपको कि देखो ये इन्होंने इस जो यूरोपियन यूनियन ने किस प्रेशर में लिया, क्योंकि इन्होंने लिखा क्लियरली
but under the pressure of increasing evidence of climate change and more environmentally conscious electorate, मतलब जो वहाँ के जो इलेक्ट्रेट है, जो वहाँ पे जो वोटर्स हैं, दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंटली, मोर कॉन्शियस अबाउट द एनवायरनमेंट, उनको एनवायरनमेंट की ज़्यादा चिंता है अपनी किसी पार्टी से ज़्यादा या अपने किसी और दूसरे ज़्यादा है। दे आर मोर कंसर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, इसी प्रेशर में लेके उनको वोट देना, उन्होंने उनको जो है ये करना, जो यूरोपियन यूनियन को ये फैसला करना पड़ा। तो ये शो करता है कि जो किसी भी देश के जो मतदाता है या किसी भी देश के जो वोटर्स हैं, किसी भी देश के जो पीपल्स हैं, उनकी जो अपना जो अवेयरनेस लेवल जो है किस हद तक जो है कंट्री को चेंज कर सकता है और किस हद तक क्लाइमेट को चेंज कर सकता है। तो इसीलिए ये जो है मैं इस न्यूज़ को लेके दे रहा हूँ आपके पास। तो आप जो है इसको एक केस भी बता सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने अपने इलेक्टेड्स के प्रेशर से जो है क्लाइमेट चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज का जो नेट जीरो का कॉन्सेप्ट है, नेट जीरो एमिशन का बाय 2050 तक का, उसको जो है उन्होंने डील साइन कर ली है। ठीक है जेंटलमैन, तो ये मेरा आज के न्यूज़ को इसको लाने का मेरा ये पर्पज़ था। और आई थिंक ये टोटल आज का जो है इतने ही न्यूज़ थे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मैं जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज़ आप जो नोट डाउन कर लेना, ये आपके बहुत काम आएगा। स्पेशली प्री में तो आपको करंट अफेयर्स में जो मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको आएंगे वहाँ से। और उसके बाद जो है जो भी मैं आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड कुछ और भी इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा। ये आपका जो है हाफ से ज़्यादा सिलेबस जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ like, share and subscribe my channel so that I get motivated to make more of such videos. Thank you.